प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम मिथुन लग्न में उत्पन्न जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ फलदायक होंगे, कौन ग्रह अशुभ फलदायक होंगे, कौन ग्रह पाप फलप्रद होंगे, कौन ग्रह शुभ फलप्रद होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आइए देखते हैं। किसी जातक का जन्म जब मिथुन लग्न में होगा तो लग्न में 3 गिनती लिखी जाएगी। पहले भाव में 3 गिनती होगी। मिथुन लग्न क्रम से 4, 5, 6, 7 राशियां स्थापित हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं कि सूर्य की क्या पोजीशन है, सूर्य किस भाव का स्वामी है। तो सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और सिंह राशि कहाँ है? तृतीय भाव में। तो मिथुन लग्न के लिए सूर्य तृतीयेश है। 3, 6, 11 की दशा हमेशा खराब जाती है, ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तीसरा भाव केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव है, इस कारण से तीसरा भाव अशुभ माना जाता है। तो सूर्य तृतीयेश है, पराक्रमेश भले ही ये है, पराक्रमेश है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव होने के कारण यह अशुभ माना जाएगा। इसका स्वामी, इस भाव में जो राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो अशुभ माना जाएगा। इस कारण से सूर्य अशुभ है। सूर्य क्या होगा? अशुभ होगा। शुभ अशुभ तो सूर्य किस श्रेणी में आएगा? अशुभ की श्रेणी में आएगा। अब उसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा द्वितीयेश है। द्वितीय भाव में 4 गिनती, 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा द्वितीयेश हुआ। द्वितीय भाव मारक भाव होता है, केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव है, बाहर का भाव है, इस कारण से यह अशुभ भाव की श्रेणी में आता है। धन भाव जरूर है, धन का कारक है, धन भाव है, लेकिन दर्शकों केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव होने के कारण शुभ भाव नहीं माना जाता। मारक स्थान है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव मुख्य मारक भाव माने जाते हैं, मारक घर माने जाते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वो प्रबल मार्केश होते हैं। इस कारण से चंद्रमा क्या हुआ? मार्केश हो गया, यहाँ अशुभ हो गया। हम इसको अशुभ की श्रेणी में लिखें या मार्केश की श्रेणी में लिखें? तो मार्केश इसको हम लिख दिया हमने, मार्केश है। तो जो मार्केश है वो शुभ कहीं से हो नहीं सकता। इस कारण से चंद्रमा क्या है? अशुभ है। चंद्रमा को हमने मार्केश की श्रेणी में लिख दिया। उसके बाद आइए मंगल को देखते हैं। मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। तो इसकी मेष राशि एकादश भाव में है और वृश्चिक राशि 6ठे भाव में है। दोनों खराब घर हैं, केंद्र और त्रिकोण से बाहर के घर हैं। इस कारण से मंगल क्या होगा? अशुभ होगा। मंगल अशुभ होगा। अब हम उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध लग्नेश और चतुर्थेश है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि इसकी लग्न में है और कन्या राशि चतुर्थ भाव में। लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण बुध शुभ ग्रह है, शुभ की श्रेणी में होगा बुध। लेकिन दर्शकों, बुध अगर अकेला बैठा हुआ है कहीं तो अपने भाव का फल देगा, अपना स्वयं का फल देगा। लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो उसी ग्रह के साथ में हो लेता है। हमेशा ये पीछे चलने वाला ग्रह है। जिस ग्रह के साथ में होता है उसी के पीछे हो लेता है, उसी के अनुसार चलने लगता है। साहचर्य से फल देता है बुध। लेकिन फिर भी यहाँ लग्नेश होने के कारण, लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण बुध शुभ ग्रह है। हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं, धनु और मीन। धनु राशि बृहस्पति की 7वें भाव में है और मीन राशि इसकी 10वें भाव में है। तो 7वां भाव भी मार्केश है। 7वां भाव मारक भाव माना जाता है, प्रबल मार्केश होता है सप्तमेश। इस कारण से
मारक भाव होने के कारण ये योग कारक नहीं होगा। केंद्र, दोनों केंद्र हैं, सप्तम भाव और दसम भाव दोनों केंद्र हैं, लेकिन सप्तम भाव मार्केश होने के कारण बृहस्पति योग कारक की श्रेणी में नहीं आएगा, ये मारक ग्रह की श्रेणी में आया, अशुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा। इसको हम अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे बृहस्पति को। अब उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र व्ययेश और पंचमेश है, द्वादशेश और पंचमेश है। शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला। तो शुक्र द्वादश भाव से तो खराब है, 12वां भाव खराब माना जाता है, 12वें का जो स्वामी होगा वो खराब फल देगा। लेकिन शुक्र की तुला राशि पंचम भाव में है, त्रिकोण में है, इस कारण से, और तुला राशि भी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, इस कारण से शुक्र शुभ फल देगा। 12वां भाव से संबंध होने के बावजूद भी शुक्र को हम शुभ ग्रह की श्रेणी में लिखेंगे। शुभ ग्रह की श्रेणी में। लेकिन दर्शकों एक बात हमेशा याद रखिए कि 6, 8, 12 भाव से जिस भी ग्रह का संबंध होगा, वो भले ही लग्नेश क्यों न हो, भले ही भाग्येश क्यों न हो, भले ही वो त्रिकोणेश हो, पंचमेश हो, लेकिन अगर 6, 8, 12 से उसका संबंध है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी उसके फल में अवश्य होगी। तो शुक्र को यहाँ शुभ माना गया, शुभ की श्रेणी में लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पूर्ण शुभ नहीं कह सकते, पूर्ण योग कारक नहीं कह सकते, प्रबल योग कारक नहीं कह सकते। इसको शुभ तो हम इसको कहेंगे। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करें कि शुक्र को हम शुभ तो कहेंगे, क्योंकि इसको मूल त्रिकोण राशि शुक्र की त्रिकोण भाव में है। तो 65% फल तो ये मूल त्रिकोण राशि का देगा शुक्र, और 35% फल द्वादशेश का देगा, 12वें भाव का देगा। तो इसको हम शुभ की श्रेणी में तो लिखेंगे, लेकिन प्रबल योग कारक नहीं कहेंगे। तो शुक्र को हमने शुभ की श्रेणी में लिख लिया। उसके बाद शनिश्चर का नंबर आता है। शनि जो है अष्टमेश और नवमेश है। नवमेश होने के कारण तो योग कारक है शनि, लेकिन अष्टम से संबंध होने के कारण, शनि अष्टमेश भी है, अष्टम भाव से संबंध होने के कारण इसको हम योग कारक नहीं मानेंगे। शनि को हम किस श्रेणी में लिखेंगे? शुभ की श्रेणी में लिखेंगे। शुभ की श्रेणी में तो शनि को हम जरूर लिखेंगे, लेकिन योग कारक इसको हम नहीं मानेंगे, मध्यम योग कारक होगा। क्यों? कि जैसे कि मेष लग्न के लिए बृहस्पति होता है, अभी हम इस पर विशेष विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दर्शकों शुभ ग्रह कौन हो गए? बुध, शुक्र और शनि। अशुभ ग्रह कौन हुए? मिथुन लग्न के लिए शुभ ग्रह कौन हुए? लग्नेश, चतुर्थेश होकर के बुध, और द्वादशेश और पंचमेश होकर के शुक्र, और अष्टमेश और नवमेश होकर के शनि। ये 3 ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे। और अशुभ ग्रह कौन होंगे? पापक ग्रह कौन होंगे? पाप फलप्रद कौन ग्रह होंगे? मिथुन लग्न के लिए पाप फलप्रद ग्रह कौन होंगे? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। सूर्य तृतीयेश होने के कारण पाप फलप्रद होगा, मंगल षष्ठेश और एकादशेश होने के कारण पाप फलप्रद होगा, बृहस्पति दशमेश होने के बावजूद भी सप्तम भाव से संबंध रखने के कारण इसकी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में, इस कारण ये अशुभ की श्रेणी में आएगा, पाप फलप्रद होगा। और मार्केश, चंद्रमा मार्केश होगा, क्योंकि द्वितीयेश है, चंद्रमा द्वितीयेश होने के कारण मार्केश होगा। ये केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव है द्वितीय भाव, द्वितीयेश, इस कारण से मार्केश होगा। एक दर्शक ने कमेंट किया था कि वृष लग्न के लिए आपने कैसे कह दिया कि चंद्रमा पाप फलप्रद होगा, बृहस्पति योग कारक नहीं है अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण। अब योग कारक का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण से बृहस्पति का संबंध ही नहीं है कहीं से। आइए देखते हैं कुंडली बना करके वृष लग्न की कुंडली में इन्होंने, इसको हम मिटा ही देते हैं, दर्शकों एक वृष लग्न की कुंडली है।
ये वृष लग्न की कुंडली है, लग्न में वृष राशि है, द्वितीय में मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये राशियां स्थापित हो गई। इनका कहना है, एक दर्शक ने कमेंट किया है कि आपने कैसे शुक्र को पाप ग्रह की श्रेणी में लिख दिया, शुभ क्यों नहीं माना शुक्र को। और दूसरा इन्होंने कहा कि चंद्रमा को आपने मार्केश मान लिया, हमारा इतने दिन का ज्योतिष का अध्ययन है, कैसे आपने इसको कह दिया इस तरह से। तो दर्शकों, तृतीय भाव केंद्र और त्रिकोण से बाहर का ग्रह है, बाहर का भाव है तृतीय भाव, इसमें जो राशि होगी उसका स्वामी पाप फलप्रद होगा, पाप ग्रह की श्रेणी में आएगा, अशुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा। और जो हमने आपसे कहा कि 3, 6, 11 की दशा हमेशा खराब जाती है, तृतीयेश, खष्ठेश और एकादशेश की दशा हमेशा खराब जाती है। तृतीय भाव में जो राशि है उसके स्वामी की दशा, खष्टम भाव में जो राशि है उसके स्वामी की दशा, और एकादश भाव में जो राशि है उसके स्वामी की दशा हमेशा खराब जाती है। तो जब हमेशा दशा खराब जाती है, इसका मतलब वो भाव खराब है, खराब भाव का स्वामी वो है। इस कारण से चंद्रमा पाप फलप्रद है, चंद्रमा अशुभ ग्रह है। वृष लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ ग्रह होगा। तो इनकी शंका के समाधान के लिए मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि वृष लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ फलप्रद है, पाप फलप्रद है। इनका कहना है कि चंद्रमा पाप फलप्रद हो ही नहीं सकता वृष लग्न के लिए। तो दर्शकों, ये केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव होने के कारण इसमें जो राशि है उसका स्वामी पाप फलप्रद होगा, सीधी सी बात है। अब दूसरा इनका प्रश्न है कि बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण योग कारक नहीं है, ये हम मान लेते हैं, इसको इन्होंने मान लिया। लेकिन दर्शकों, योग कारक कहाँ से हो गया? योग शब्द तो तभी आएगा जब वो केंद्र या त्रिकोण से संबंध रखेगा। बृहस्पति तो अष्टमेश है और एकादशेश है, केंद्र और त्रिकोण से दूर दूर तक इसका कहीं नाता ही नहीं, तो योग शब्द का उच्चारण करना ही अशुभ है, कहीं से उचित ही नहीं है कि योग कारक की श्रेणी में इसको हम समझें। योग कारक नहीं है ये कहना ही गलत है, ये पाप फलप्रद है पूर्ण रूप से बृहस्पति। वृष लग्न के लिए बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण पूर्ण अशुभ है, पूर्ण पाप फलप्रद ग्रह है। अब दूसरी बात रही, ये इनकी शंका का समाधान हो गया। अब इस कुंडली के लिए, मिथुन लग्न के लिए एक चीज़, हाँ इन्होंने एक चीज़ और कहा कि वृष लग्न के लिए आपने शुक्र को कैसे अशुभ कह दिया। तो दर्शकों, वृष लग्न के लिए शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। शुक्र की वृष राशि 35% फल देती है और तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि 65% फल देगी। 6वें भाव से इसका संबंध है लग्न का, इसकी दूसरी राशि तुला राशि 6ठे भाव से संबंध है। जिस भी ग्रह का 6, 8, 12 से संबंध होगा उसके भाव में निश्चित रूप से कमी होगी, चाहे जैसे भी हो जाए। और फिर यहाँ तो मूल त्रिकोण राशि शुक्र की बैठी हुई है 6ठे भाव में, तो निश्चित रूप से ये पाप फलप्रद होगा। शुक्र को पाप फलप्रद की श्रेणी में लिखा गया। इस कारण से आशा है इनकी समझ में बात आ गई होगी। दर्शकों, एक चीज़ हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे कि इन्हीं की बातों को ध्यान में रख करके मैंने जब मिथुन लग्न की चर्चा किया तो श्लोक आपके सामने लिख दिया। ये श्लोक मैंने नहीं बनाया है, आचार्य सीताराम झा ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के योग कारकाध्याय 35वें अध्याय के 25 और 26 श्लोक में इसका वर्णन किया है। क्या लिखा है? भौम जीवा रूढ़ा पापा, भौम माने मंगल, जीव माने बृहस्पति, अरुणा माने सूर्य। बृहस्पति, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, बृहस्पति और सूर्य पाप फलप्रद होते हैं मिथुन लग्न के लिए। यही चीज अभी हमने लिखा था, शुभ अशुभ और मारक। तो सूर्य मारक है, पाप फलप्रद है। सूर्य अशुभ है, अशुभ है, अशुभ या पाप फलप्रद दोनों एक ही चीज है। तो सूर्य को हम अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे, पाप फलप्रद लिखेंगे, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है सूर्य।
उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। चंद्रमा को इन्होंने क्या कहा, अगली लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में लिखा है शशि मुख्य निहंतासौ। चंद्रमा मिथुन लग्न के लिए मुख्य मारक ग्रह होता है। इसमें योग कारक या शुभ अशुभ कुछ भी नहीं कहा, सीधे सीधे कहा शशि मुख्य निहंतासौ। चंद्रमा मुख्य मारक ग्रह होता है मिथुन लग्न के लिए। जो मुख्य मारक ग्रह है तो शुभ कहाँ से होगा। और दूसरी चीज द्वितीय है, द्वितीय भाव केंद्र और त्रिकोण से बाहर का भाव है, इसलिए द्वितीय भाव का स्वामी शुभ नहीं हो सकता। धनेश होते हुए भी, धन भाव होते हुए भी शुभ की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए चंद्रमा क्या होगा, मुख्य निहंतासौ, मुख्य मारक ग्रह, इसलिए हम इसको मारक की श्रेणी में लिखेंगे, न शुभ लिखेंगे ना अशुभ लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए मंगल का, मंगल के लिए लिखा भौम जीवा ऋणा पापा। भौम बृहस्पति और सूर्य पापक ग्रह हैं, तो भौम को हम अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे, मंगल को अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे। अब उसके बाद मंगल बुध को देखते हैं। बुध लग्नेश और चतुर्थेश है। बुध के लिए लिखा कि शशि मुख्य निहंतासो साहचर्याच पाकदा। बुध साहचर्य से फल देता है, अर्थात बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसी का हो जाता है, उसी के साथ उसी के अनुसार फल देने लगता है। बुध पिछलग्गु ग्रह है, जिस ग्रह के साथ होता है उसी के पीछे लग जाता है, तो बुध साहचर्य से फल देगा। लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण बुध शुभ ग्रह है, लेकिन ये साहचर्य से फल देता है हमेशा। ठीक, अब उसके बाद बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश है। इसकी एक राशि सप्तम भाव में है, दूसरी राशि मीन राशि इसकी कहाँ है, दशम भाव में। तो ये सप्तम भाव का ज़्यादा फल देगा, 65% फल सप्तम भाव का देगा अपनी धनुराज का, क्योंकि मूल त्रिकोण राज सप्तम भाव में है बृहस्पति की। तो सप्तम भाव मारक स्थान होता है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव प्रबल मार्केश होता है। तो सप्तमेश होने के कारण ये मार्केश की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको हम योग कारक न तो कहेंगे न तो शुभ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, बृहस्पति को हम किसकी श्रेणी में लिखेंगे, अशुभ की श्रेणी में लिखेंगे, अशुभ ग्रह की श्रेणी में लिखेंगे, या पाप फलप्रद। यही यहाँ सीताराम झा ने भी लिखा है, भौम जीवा ऋणाह पापा। भौम मंगल, बृहस्पति और सूर्य पाप फलप्रद होते हैं। बृहस्पति, मंगल और सूर्य अशुभ होते हैं या पाप फलप्रद होते हैं। ठीक, एक एव कभी शुभा। केवल कभी माने शुक्र, एक एव केवल एक ही ग्रह शुभ होता है मिथुन लग्न के लिए। कौन, कभी, शुक्र। केवल शुक्र अकेले शुभ होता है। इन्होंने शुक्र को केवल शुभ कहा कि शुक्र अकेले शुभ होता है, बाकी सब ग्रह अलग अलग फल देते हैं अपना। शनैश्चरेण जीवस्य योगो मेष भवोता। शनैश्चर जो है ये बृहस्पति की तरह, जैसे मेष लग्न के लिए बृहस्पति फल देता है, योग कारक होता है, उसी तरह से मिथुन लग्न के लिए शनि योग कारक